हर इंसान कभी न कभी मार्शल मास्टर बनने का सपना देखता है। न्याय और वफादारी का पालन करना, हीरो बनकर दुनिया की सैर करना, यही उनका ख्वाब होता है। उनका अंदाज आम इंसानों से बिल्कुल अलग था। हर कोई ऐसी जिंदगी चाहता था, लेकिन सबको नसीब नहीं होती थी। इसी वजह से लड़के अक्सर इसके बारे में और भी ज्यादा सपने देखते थे। एक युवा लोहे को हथौड़े से पीटे हुए नजर आता है। वह लगातार मेहनत करता है जब तक कि उसकी रचना पूरी नहीं हो जाती। जो उसने बनाया वह दरअसल एक सेट एक्यूपंक्चर नीडल्स था। उसने उन सुइयों को एक ग्राहक को सौंपते हुए कहा, ये वही नीडल्स हैं जो आपने मंगवाए थे। ये नौजवान था तांग मुजैन, एक युवा वैद्य। कहानी कहती है, यही वो आवाज थी जो किसी लड़के के सपनों को जगा सकती थी और उसे हीरो बना सकती थी। सुइयां लेने वाले व्यक्ति ने ध्यान से उन्हें देखा और फिर अचानक तांग से पूछा, क्या तुम सच में वैद्य हो? तांग ने हामी भरी। तभी उस आदमी ने अनपेक्षित रूप से कहा, मुझे अपना शिष्य बना लो। यह सुनकर तांग हैरान रह गया। उसी दिन से उसकी जिंदगी की आवाज बदल गई। फिर कहानी कुछ महीने पहले लौटती है। एक शांत सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वैद्य की जिंदगी सिर्फ स्क्रॉल कॉपी करने, सुबह होने से पहले तैयारी करने और मरीजों के इंतजाम करने में बीती थी। यही खामोशी उसके पिता की कला को निखार चुकी थी। मुजैन सोचता था, क्या वह भी कभी अपने पिता जैसा महान बन पाएगा? इसके बाद वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने बाहर भागता है। रास्ते में लोगों को मुस्कुराकर नमस्ते करता है। तभी अचानक वह एक अजनबी से टकरा जाता है। वह आदमी गुस्से में चिल्लाता है, कहाँ देखकर चल रहे हो? डर के मारे मुजैन तुरंत माफी मांग लेता है और अपनी गलती मान लेता है। मगर वह आदमी बेरहमी से हंसता है और कहता है, तुझे तो तमीज सिखानी पड़ेगी। फिर वह मुजैन को बेरहमी से पीट देता है। नरेशन याद दिलाता है, उस वक्त भी मुजैन का सपना हीरो बनने का ही था। बाद में मुजैन अपने दो दोस्तों के साथ दिखता है। उसका चेहरा चोटों से भरा था। दोस्तों ने उसे देखते ही हंसना शुरू कर दिया। उनमें से एक, जोंगुआक, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम करता था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे दूसरी आंख पर भी मुक्का खिला लेना चाहिए था। दोनों आंखों का रंग तो मैच हो जाता। जोंग लगातार चिढ़ाता रहा, चाहे तो मैं तुझे दूसरी आंख पर भी मार दूं। गुस्से में आकर मुजैन ने पलटवार किया और दोनों की लड़ाई हो गई। आखिर में दोनों थक गए और भूख से परेशान होने लगे। तभी जोंग ने कहा, कुछ अच्छा खाना है? मुजैन ने हामी भरी। जोंग ने जेब से एक मशरूम निकाला। पहले तो मुजैन हैरान रह गया, फिर तुरंत गुस्से में बोला, तू अभी भी मजाक कर रहा है क्या? जोंग ने मुजैन को डांटते हुए कहा, तुझे पता ही नहीं कब रुकना चाहिए। फिर जल्दी जल्दी समझाने लगा कि यह मशरूम कोई साधारण चीज नहीं बल्कि बेहद कीमती है। एक ऐसा मशरूम जो इंसान को खास सपनों का अनुभव करा सकता है। मुजैन हैरान रह गया। जोंग ने गर्व से कहा, इस मशरूम से तो कोई राजा ओंग का राजा बन सकता है, या फिर दिव्य साधु तक। बिना उसकी अनुमति लिए जोंग ने मशरूम मुजैन के मुंह में ठूस दिया। उसने समझाया कि पिछली बार जब उसने इसे खाया था तो उसने खुद को सर्वोच्च मार्शल आर्टिस्ट के रूप में देखा था। उस सपने में उसने किंग संप्रदाय के 100 योद्धाओं से लड़ाई की थी और हर अनुभव इतना असली लगा था मानो सच में हो रहा हो। उसने भरोसा दिलाया कि इस मशरूम का जहर शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह सुनकर मुजैन लालच में आ गया और पूरा मशरूम ही निकल गया। जो हक्का बक्का रह गया। पागल, पूरा क्यों खा लिया? मुजैन ने शांति से कहा, अगर एक निवाला मुझे ऐसा अनुभव दे सकता है कि मैं तलवार और शरीर को एक कर दूं, तो पूरा खाने से मैं तो खुद तलवारों का स्वामी बन जाऊंगा। जोंग झुंझलाकर बोला, इतनी जल्दी असर शुरू नहीं होना चाहिए था। याद रखना, ये तुम्हारा शरीर है, कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन मुझे आत्मविश्वास से बोला, मैं वैद्य हूं, मुझे पता है ये कितना सुरक्षित है। जोंग हंसकर बोला, तुझे वैद्य होना नहीं आता। फिर उसने कहा, अब जल्दी ही असर दिखेगा, इंतजार कर। कुछ ही देर बाद मुजैन के मुंह से झाग निकलने लगा। वह बार बार बड़बड़ाने लगा, मैं वैद्य हूं, मैं वैद्य हूं। और तभी उसकी चेतना बदलने लगी। उसने महसूस किया जैसे चिंगारियां उसकी त्वचा पर तितलियों की तरह नाच रही हों। उसने खुद को कहते सुना, मैं तांग मुजैन हूं, जिसने पूरी जिंदगी लोहे को हथौड़े से गरा है। हर पहली चोट की चिंगारी मेरे लिए चमत्कार है। लेकिन तभी एक और आदमी लोहे को पीटते हुए नजर आया। वह अचानक उलझन में पड़ गया। क्या मैं तांग मुजैन हूं? फिर खुद को सुधारा, नहीं, मैं हूं ओ ये जी, आसमानों के नीचे अद्वितीय लोहार। वह सोचने लगा, अभी अभी मैंने खुद को वैद्य क्यों सपना लिया। थकान मानकर उसने उसे झटक दिया और संकल्प लिया। उसे यू के राजा ने 5 महान तलवारें गढ़ने का आदेश दिया था। उसने कसम खाई, मैं ओ ये जी अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य इन्हें समर्पित करता हूँ। उन 5 तलवारों के नाम प्रकट हुए, जिनलू, जुक, शनाया, यूचोंग और चोनजुल। कहा गया कि ये 5 महान तलवारें, जो स्वर्ग और मानव की संयुक्त इच्छा से 20 वर्षों तक गढ़ी गई,
मानवता के सपनों और स्वर्ग की इच्छा की पराकाष्ठा थी। और फिर दृश्य स्वर्ग में बदल गया, जहां देवता अमरता का जश्न मना रहे थे। उन्होंने दिव्य पीच वाइन उड़ेलकर अपने नए अमर का स्वागत किया। स्वर्ग में देवता ओ ये जी के लिए जश्न मना रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, आज का दिन महान है क्योंकि वह स्वर्गलोक पहुंच चुका है। उत्साह में एक अमर ने गलती से दिव्य मदिरा उस पर गिरा दी और दृश्य अचानक कट गया। अगला दृश्य तांग मुजेन जमीन पर बेहोश पड़ा था। एक क्रोधित व्यक्ति गर्ज कर बोला, यही है चिंगडू का सबसे श्रेष्ठ वैद्य। मैंने गवर्नर की सिफारिश पर भरोसा किया और अब यह डोंगी मेरे सामने बेहोश पड़ा है। जो वैद्य सही तरीके से एक्यूपंक्चर भी न कर पाए उसे तुरंत संन्यास लेना चाहिए। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। पीछे खड़ा जोंग मुंह बनाकर उसकी नकल करने लगा और बड़बड़ाया, ये अफसर भी ना सब घमंडी मूर्ख ही होते हैं। मुझे समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। जोंग ने समझाया, सूरज ढल चुका है, तू मशरूम खाकर लगातार बकवास करता रहा और अचानक क्लिनिक लौटने की जिद करने लगा। ये तो चमत्कार है कि हम बिना किसी मुसीबत के घर पहुंच गए। उसने चेतावनी दी, इस मशरूम का जिक्र किसी वैद्य से मत करना, और गुस्से में चला गया। मुझे बेचैन हो उठा। उसकी यादें धुंधली थीं। वह सोचने लगा, क्या यह सब सच था या सिर्फ सपना। आखिरकार घर पहुंचकर उसने पिता से देर से आने की माफी मांगी। पिता ने उसे स्नेह से गले लगाया, लेकिन अब भी कांपते हुए मुजेन ने पूछा, वो आदमी कौन था जो गुस्से में यहां से चला गया। पिता ने बताया, वही सरकारी अधिकारी था। इसी दौरान मुजेन की नजर उन सुइयों पर पड़ी और अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। दबाव इतना बढ़ गया कि सहना मुश्किल हो गया। उस दर्द की लहरों के बीच एक अजीब सी भावना जन्मी। क्या यह हताशा थी? पर किस लिए यह समझ ही नहीं आ रहा था। लाइचोंग ने बेटे को तड़पते देखा और चिंतित होकर पूछा, सिर दर्द कर रहा है? मुजेन ने खुद को संभालने की कोशिश की और झूठ कहा, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस अधिकारी का ख्याल अभी उसके मन को कचोट रहा था। उसने फिर पूछा, वो आदमी कौन था? पिता ने समझाया, वह गवर्नर का सैनी परिचर था। उसने शिकायत की कि मेरी एक्यूपंक्चर की सुइयां बहुत मोटी हैं और दर्द देती हैं। मुजेन चौंक गया, लेकिन मैंने तो आज सुबह इन्हें खुद पर आजमाया था। तब पिता ने अपनी सुइयां दिखाई और बोले, ये नई सुइयां 2 हफ्ते पहले खरीदी थी क्योंकि पुरानी मुड़ गई थी। जरा ध्यान से देख। मुजेन ने सुइयां उठाकर देखा। अचानक उसके भीतर बेचैनी की एक और लहर दौड़ी। उसे महसूस हुआ, इन सुइयों से कोई आवाज निकल रही है। एक आवाज जो सुबह नहीं थी। दबाव और बढ़ा, दिमाग धुंधला होने लगा। पिता बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ? लेकिन मुजेन का शरीर कांपने लगा। सिरदर्द और सर्दी जैसे झटके से वह बेहाल हो गया। लाइचोंग ने नतीजा निकाला, तुम्हें जुकाम हो गया है। लेकिन मुजेन चीख पड़ा, नहीं, ये बहुत शोर कर रही हैं, बहुत ज्यादा। पिता ने उसे शांत करने के लिए दवा बनाने की बात कही, लेकिन मुजेन ने अचानक उनकी कलाई पकड़ ली और सुइयां छीन ली। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक चिंगारी जैसी पहले कभी नहीं जली थी। उसने अपने दिल में घोषणा की, यही है वो ध्वनि जो नायकों को जगाती है, यही वही आवाज जो उसने उस दिन सुनी थी। अगले दृश्य में मुजिन बाजार से गुजरता दिखा। उसके हाथ में 2 सुइयां थी, एक पुरानी और एक नई। चेहरे पर उलझन और खींच का बोझ साफ छलक रहा था। वह सोच रहा था, कल तक मैं ये तक नहीं पहचान पाता कि कौन सी चीज घटिया है, पर अब नजर पड़ते ही समझ आता हूँ और हर घटिया चीज मुझे चुभने लगती है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी थी, मानो ये अजीब शक्ति उसके भीतर कुछ तोड़ रही हो। उस नई जागरूकता ने उसे भीतर तक बेचैन कर दिया, मानो हर चीज उसे काट रही हो, चैन छीन रही हो। थका हारा उसने अपनी नजर हाथ में थामी पुरानी सुई पर डाली। चेहरे पर अचानक एक अलग ही भाव उभरा। इस उथल पुथल के बीच बस उस सुई को देखते ही उसके मन को शांति मिली। वह सोचने लगा, ये सिचुआन का गर्व है, लोहार सुख की अद्वितीय कला का नतीजा। एक हल्की सी खुशी उसके दिल में उठी। उसने उस सुई को आदर से थामा, मानो किसी खजाने को छू रहा हो। लेकिन तुरंत ही एक सवाल ने उसकी नींद उड़ा दी, ये सब मुझे पता कैसे? अचानक मुझे ये जान आया कहाँ से? उसकी नजर अब नई सुई पर गई और बेचैनी लौट आई। वह भी शायद लोहार सुख की बनी थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसने उसके मन में डर और शंका दोनों पैदा कर दी। दृश्य बदला। मुजेन एक तलवारों की दुकान में दाखिल हुआ। रोशनी में चमकती कतारों में सजी तलवारें उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थीं। हर एक की बनावट, हर धार की चमक उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी झुंझलाहट पल भर में गायब हो गई। उत्साह ने जगह ले ली। वह विस्मय में डूबकर तलवारों को निहारने लगा। फिर उसकी नजर एक तलवार पर अटक गई। जैसे ही उसने उसे हाथ में थामा, उसकी सारी बेचैनी गायब हो गई। मन में शांति और आश्चर्य भर गया। उसकी बनावट देखकर साफ था, यह भी लोहार सुख की ही कारीगरी थी, लेकिन इसमें सुख की कला का एक नया सूक्ष्म परिवर्तन झलक रहा था। मुझे इन उसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो गया।
बाजार के लोग अब अजीब नज़रों से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि मुझे अचानक जुनून में तलवार पर टूट पड़ा था। वह उसे कसकर पकड़े खड़ा था, मानो कोई दिव्य वस्तु हाथ लग गई हो। तलवार को देखते हुए उसके मन में एक पुराना सपना उभरा, वही सपना जिसमें उसने ओ ये जी को देखा था। मुझे ने सोचा, क्या वही सपना मुझे ये शक्ति दे गया? क्या अब मैं सच में लोहार सुख की कला को एक नज़र में पहचान सकता हूँ? उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था, क्या वह सपना सिर्फ सपना था, या फिर एक ऐसी हकीकत जिसने मुझे नई नज़र बख्शी? लेकिन ऐसे ख्याल उसे परेशान कर रहे थे, क्योंकि सपना तो सिर्फ सपना होना चाहिए था। सपने से लोहार की कला सीख लेना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? संदेह दूर करने के लिए मुझे ने ठान लिया। वह सीधा दुकान के भीतर चला गया। अब उसे असलियत खुद लोहार सुख से जाननी थी। अंदर पहुंचते ही एक भारी आवाज गूंजी। गुस्से से भरा एक आदमी उस पर चिल्लाया। वह था सुख जयसुंग, लोहार सुख का बेटा। उसने आरोप लगाया, तुम्हें मेरी बनाई सुई पसंद नहीं आई, है ना? हाँ, मैं अपने पिता जितना महान नहीं, लेकिन 20 साल से मैं धौंकनी के सामने खड़ा हूँ। मुझे किसी नौसिखिए की तरह मत समझना। मुझे उस गुस्से से घबरा गया। जल्दी से सफाई दी, नहीं, मैंने कभी तुम्हारी कला पर शक नहीं किया। लेकिन मन ही मन उसे सच्चाई समझ आ गई। महान लोहार सुख अब सेवानिवृत्त हो चुका था और पीछे बस कुछ अनमोल रचनाएं छोड़ गया था। वह नई सुई दरअसल जैसोंग की ही बनाई हुई थी। फिर भी जैसोंग का गुस्सा कम न हुआ। उसने जुझुलाकर कबूल किया, अपने पिता का नाम जोना ही सबसे बड़ा बोझ है। अब तो लोग मेरी बनाई चीजों का मजाक तक उड़ाने लगे हैं। फिर उसने चुनौती दी, अगर सच में इतना जान है तो यहाँ रखी तलवारों में मेरे पिता का काम पहचान कर दिखाओ। बताओ, मुझ में और उनमें फर्क कहाँ है? जैसोंग मन ही मन सोच रहा था, ये लड़का कभी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि आम लोगों के लिए सब तलवारें एक जैसी होती हैं। लेकिन अगले ही पल मुझेन ने बिना झिझक 2 तलवारें उठा ली और शांत स्वर में बोला, यही दोनों तुम्हारे पिता की बनाई हैं। जैसों के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसके विचार वहीं थम गए। ये कैसे मुमकिन है? उसने झट से मेरे पिता का काम पहचान लिया। वाकई फर्क कितना बड़ा था? वह बुदबुदाया, अधिकतर लोग इन तलवारों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इनका डिजाइन बहुत साधारण है, लेकिन तुम्हारी नज़र बेहद पैनी है। मुझे इनने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। उसे पहले से ही यकीन था, क्योंकि अगर वह गलत साबित होता तो जैसोंग उसे बेइज्जत करने का मौका कभी न छोड़ता। उस पल ने मुझे इनको यकीन दिला दिया। ओ ये जी का सपना साधारण सपना नहीं था। जैसोंग भी दंग रह गया। उसने मान लिया कि उसने मुझे इनको गलत समझा था। वो उसे सिर्फ नकलीला ग्राहक समझ बैठा था। लेकिन अब सच्चाई सामने थी। मुझे ने उसके पिता के काम को बिना चूके पहचान लिया, और यही बात जैसोंग को चुभ गई। उसने कड़वाहट के साथ कबूल किया, तुम्हारी नज़र शायद मेरी अपनी नज़र से भी तेज है। इतनी पैनी दृष्टि के साथ तुम केवल तमाशाबीन बने नहीं रह सकते। फिर उसने एक भारी हथौड़ा मुज़ेन की ओर बढ़ा दिया। लो, अब खुद कुछ बना कर दिखाओ। मुज़ेन हिचकिचाया। हथौड़े का वजन, जिम्मेदारी का बोझ दोनों उसे दबा रहे थे। लेकिन जैसुंग ने तंज कसा, क्या हुआ? अगर हिम्मत नहीं है तो रहने दो, मैं अभी एक और सुई गढ़ देता हूँ। ये चुनौती सुनकर मुज़ेन की आंखों में आग जल उठी। उसने गहरी सांस ली और हथौड़े को कसकर थाम लिया। शायद मुझे दोबारा कभी ये मौका न मिले तो क्यों ना आजमा ही लूं। आखिरकार अभ्यास शुरू हुआ। मुज़ेन ने पहला प्रहार किया और लोहे पर हथौड़े की आवाज़ गूंज उठी। शुरुआत में घबराहट थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, वो ये जी के सपने से मिली यादें उसे राह दिखाने लगी। जैसे किसी मरीज से कह दिया जाए कि अपना दवा खुद बनाओ, अपनी सुई खुद तैयार करो। मुज़ेन ने यही किया, और हैरानी की बात यह थी कि ये कामयाब हो रहा था। हर चोट और हर प्रहार में धार आने लगी। उसके वार सधे हुए थे, लयबद्ध थे, मानो वह जन्मजात लोहार हो। जैसों स्तब्ध होकर देखता रह गया। वह सोच रहा था कि मुझे इनकी बेरंगी कोशिश पर वह था के लगाएगा, लेकिन यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और था। हथौड़े की हर गूंज मानो कोई सुर छेड़ रही हो, तन जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। उसके ज़हन में ख्याल आया, ये तो बिल्कुल पिता की तरह काम कर रहा है। नहीं, ये तो शायद ओयेजी का पुनर्जन्म है। यह सिर्फ हुनर नहीं था, यह उससे कहीं बड़ा था। जैसों का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह चाहता था कि यह सिलसिला चलता रहे। वह देखना चाहता था गर्म धातु का डलना, तलवार का टेम्परिंग, धार की धार, हथियार की बनावट, और अंत में म्यान तक का निर्माण। उसकी आंखों के सामने जैसे एक हथियार जम ले रहा था। और तभी मुज़ेन ने हथौड़ा रख दिया। काम पूरा हो चुका था। एक चमचमाती तलवार उसके हाथ में थी। मुज़ेन ने उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन जैसों ने छत से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अचंभा और आदर था, लेकिन मुज़ेन ने शांति से कहा, इसे पिघला दो। जैसों अब भी स्तब्ध खड़ा था। मुज़ेन की हर हथौड़े की चोट ने उसे जैसे बांध लिया था। लेकिन तभी मुज़ेन की आवाज़ फिर गूंजी,
पहले से भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ। अब हाथ गर्म हो चुके हैं, समय आ गया है असली सुई बनाने का। जैसों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह पूरी तरह ध्यानमग्न होकर देखने लगा। उसकी नजरें इतनी गहरी थी कि मुझे थोड़ा सहज हो उठा। फिर भी उसने एकाग्र होकर काम जारी रखा। धातु की चमक, हथौड़े की धुन और अंत में एक बारीक, तेज और उत्तम सुई उसके हाथ में तैयार थी। दृश्य बदलता है। मुझे इनका पिता एक वृद्ध रोगी का इलाज करता है। सुई लगते ही बूढ़ा आदमी राहत की सांस लेता है। कैसे दर्द नहीं हुआ। पास खड़ा दूसरा बूढ़ा अविश्वास में बड़बड़ाता है, लेकिन जल्द ही उसे भी उपचार मिला और वही नतीजा। दर्द नहीं, सिर्फ आराम और सुकून। नई सुई ने इलाज को कहीं ज्यादा असरदार बना दिया था और धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। भीड़ उमड़ने लगी। रोगियों की लाइनें दिन ब दिन लंबी होती गई। थके हारे मुसाफिर भी दूर दराज से आते, सिर्फ तांग परिवार की चिकित्सा पाने के लिए। तांग परिवार का नाम मान सम्मान के साथ दूर दूर तक गूंजने लगा। एक दिन दो यात्री आपस में बातचीत कर रहे थे। उनकी बातों का विषय भी वही था। तांग परिवार सचमुच चमत्कार कर रहा है। पास ही एक बूढ़ा चुपचाप सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अगली सुबह तांग क्लिनिक के द्वार पर फिर भीड़ उमड़ी। लाइनों का अंत कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन तभी एक आदमी आगे बढ़कर जबरदस्ती लाइन तोड़ने लगा। अरे क्या कर रहा है? किसी ने गुस्से से चिल्लाकर रोका, लेकिन वह बूढ़ा, हाँ वही जो पिछली रात सुनकर चला गया था, चुपचाप खड़ा रहा। लाइन तोड़ने वाले ने और ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया। गुस्से की लपट फैलने ही वाली थी कि शिंक, ठंडी धार उसकी गर्दन पर टिक गई। मुझे इनकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा, वही बूढ़ा तलवार ताने खड़ा था। भीड़ सन रह गई। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें सच्चाई दिखाता हूं। और पलक झपकते ही उसकी तलवार चल गई। लाइन तोड़ने वाले की छाती पर लाल लकीर उभर आई। खून बहने लगा। मुझे तुरंत दौड़ा और घाव को दबाकर खून रोकने लगा, लेकिन तभी उसने गौर किया, ये घाव गहरा नहीं था, सिर्फ त्वचा करी थी। हड्डियां और अंग सुरक्षित थे। उसके दिल में बिजली सी कौंधी। ये बूढ़ा साधारण इंसान नहीं, ये तो मार्शल वर्ग का महारथी है। वह याद करने लगा, आखिर ये आदमी कौन था, किस नाम से जाना जाता था। उधर बूढ़ा घायल शख्स का मजाक उड़ाता रहा। इतनी सी खरोंच पर रो रहा है, बच्चों की तरह चिल्लाकर बेहोश हो गया। कुछ दिनों की दवा ले ले, ठीक हो जाएगा। फिर एक चालाक मुस्कान के साथ जोड़ा, बशर्ते ये कोई असली क्लिनिक हो। उसी पल मुझे इनके दिमाग में एक नाम गूंज उठा, चिकित्सक हत्यारा। हाँ, यह सनकी बूढ़ा और कोई नहीं, बल्कि वही कुख्यात ली चोंग था। मुझे इनकी आंखों में पिता की छवि उभर आई। वह याद करने लगा, उसके पिता शायद इस धरती के सबसे बड़े वैद्य न थे, लेकिन वे एक दृढ़ वृक्ष की तरह थे। भड़कीले नहीं, मगर मजबूत। यही तो उन्होंने अपने बेटे को सिखाया था, एक चिकित्सक का सच्चा दृष्टिकोण। लेकिन अब सामने खड़ा यह आदमी उस सब का उल्टा था। ली चोंग, सन की चिकित्सक। जगह जगह घूमता हुआ वह मार्शल कलाकार, जिसने चिकित्सा और तलवार दोनों में शिखर छू लिया था। कहा जाता था आकाश के नीचे 3 सबसे महान वैद्यों में से एक। लेकिन उसकी ख्याति सिर्फ उपचार की नहीं थी, बल्कि खून की भी थी। उसकी तलवार भेदभाव नहीं करती थी। अच्छे बुरे की परवाह किए बिना वह मनमर्जी से किसी भी चिकित्सक का गला काट देता। जंगू में उसका नाम सीरियल किलर की तरह फुसफुसाया जाता था। अब तक दर्जनों निर्दोष वैद्य उसके हाथों मारे जा चुके थे। मुझे इनके दिल में अचानक बिजली सी कौंधी। उसने सोचा, नहीं, अगर वह यहाँ है तो मेरे पिता। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने देखा, ली चोंग धीरे धीरे पिता के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। घबराहट में उसने तुरंत कदम बढ़ाए। गला फाड़कर चिल्लाया, पिताजी सावधान रहिए। लेकिन तभी एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर आ टिका। मुझे ने पलट कर देखा। वह किंग संप्रदाय का प्रशिक्षक जेन उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। धीमे स्वर में बोला, यह तो होना ही था। मुझे हड़बड़ा गया। चेहरे पर बेचैनी और आवाज में निराशा थी। क्या क्या शाखा प्रमुख उसे रोक नहीं सकते? जेन ने स्थिर निगाहों से उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, यहां तक कि मेरे गुरु भी उस सन की चिकित्सक से टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे इनका दिल डूब गया। उसने विरोध किया, आवाज कांप रही थी, लेकिन वह तो अपराधी है, हत्यारा है। जेन की आवाज गूंजी, मेरे गुरु अपनी जान का इन्हीं है इस सन की वैद्य के। मुझे इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखें फैल गई। यानी शाखा प्रमुख की जान कभी इस हत्यारे ने बचाई थी? उसका दिल डूबने लगा। घुटनों में ताकत न रही और वह भारी मन से वहीं बैठ गया। पिता के लिए चिंता उसके सीने पर पत्थर सी दबाव डाल रही थी। जेन ने उसे संभालने की कोशिश की। धीमे स्वर में बोला, चिंता मत करो, अजीब है यह आदमी, पर दुष्ट नहीं। तभी चर्र, कक्ष का दरवाजा खुला। ली चोंग अंदर दाखिल हुआ। मुझे और जेन की सांसें थम गई, लेकिन
मुझे इनकी नज़र तुरंत उसकी पोशाक पर गई। न एक बूंद खून, न कोई दाग। उसके दिल का बोझ अचानक हल्का हो गया। पिताजी सुरक्षित हैं। ली चोंग बिना किसी तनाव के आगे बढ़ा। उसने सहजता से मुजिन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे पिता से दिलचस्प बात हुई। उन्होंने बताया कि आसपास कोई कुशल लोहार है। बताओ कहाँ मिलेगा। मुझे इनका गला सूख गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। जी मुझे पता है। ली चोंग की आंखें चमकी। वह झुका और तलवार की नोक मुझे इनकी पीठ पर रख दी। एक ठंडी सहरन रीढ़ में दौड़ गई। जो भी हिम्मत बची थी वह तलवार की नोक ने छीन ली। वह हल्के से हंसा। जल्दी चलो, मेरा वक्त कीमती है। मुज़ेन ने मजबूरी में कदम बढ़ाए। उसकी चाल भारी थी पर पीठ पर तलवार की ठंडक ने उसे आगे धकेला। आखिरकार वे जॉन के पास पहुंचे। ली चोंग ने लड़के को देखा और ठिठक गया। तो यही है वह लोहार। जब उसने सुना कि हथियार उसी लड़के ने गढ़ा है, वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। हाँ, अद्भुत। सिचुआन सचमुच अजीब जगह है जहाँ वैद्य का बेटा हथौड़ा चला रहा है। जॉन थोड़ा झुककर मुज़ेन से फुसफुसाया, ये बूढ़ा आखिर है कौन। मुज़ेन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, सावधान रहो, ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। ली चोंग अब भी हंस रहा था। किसने करा, इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत समय हो गया रहा उसे। उसकी आंखें अचानक ठहरी। तुम्हारा नाम क्या है। टांग। मुज़ेन। अच्छा मुज़ेन। वह तलवार को सहजता से रखकर बोला, 30 एक्यूपंक्चर सुइयां करो मेरे लिए। उसने मेज पर ठक से सोने की डली फेंकी। सोने की चमक कमरे में फैल गई। मुज़ेन और जॉन दोनों के चेहरे पर हैरानी की छाप थी। मुझे ने गहरी सांस ली और संयम से झुककर बोला, आदेश का पालन होगा। आप कुछ खा पी लीजिए, सूरज डूबने से पहले सुइयां तैयार होंगी। ली चॉन की मुस्कान जम गई। उसने धीमी पर ठंडी आवाज में कहा, क्या कहा, आज ही। वह आगे झुका। तुम्हें पता है, इन जैसे औजार बनाने में एक प्रसिद्ध लोहार भी महीनों लगा देते हैं, और तुम एक वैद्य का बेटा आज ही पूरा करने की बात करता है। उसकी आंखों में तलवार सी चमक कौन दी। लोग तुम्हें गलती करने पर मजबूर न करें, वरना कीमत भारी होगी। लेकिन मुज़ेन अड़िग खड़ा रहा। मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ। आप जो सुइयां पाएंगे वे मेरे पिता के काम से भी बेहतर होंगी। ताज़ा भट्ठी से निकली हुई बेदाग। उसकी आवाज़ में ऐसी दृढ़ता थी कि जॉन्ग ने तुरंत कहा, वह सच कह रहा है महाराज। मुज़ेन ये कर सकता है। ली चोंग पीछे हटकर बैठ गया। उसकी तलवार की झलक मात्र से मुज़ेन का दिल कांप उठा। एक पल को वह भूल ही गया था। ये व्यक्ति हंसते हुए भी मौत का प्रतीक है। ली चोंग हल्की हंसी के साथ बोला, ठीक है, पर याद रखना, अपनी बात से मुकरना मत। मुझे ने गहरी सांस खींची। मैं कसम खाता हूँ, वचन पूरा होगा। और फिर वह भट्ठी की ओर बढ़ गया। लोहे की गंध, धुएं की कड़वाहट और तपिश उसके चेहरे से टकराई। हथौड़े की पहली ठग गूंजी। मुझे इनका मन भीतर झांकने लगा। सुई सिर्फ धातु नहीं होती, यह रक्त की नली तक पहुंचे तो भी न टूटे, इतनी महीन हो कि दर्द दे पर जहर न बने। मेरे पिता ने जो सिखाया आज उसकी असली परीक्षा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी दमदार कहानियाँ पसंद हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।